नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद प्रेम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, थोड़ी अधिक व्यस्तता होने की वजह से पिछले कुछ दिनों से मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं ला पा रहा था। इसके लिए आप लोगों को दिल से सॉरी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे घटना चक्र के सामान्य विज्ञान के बुक से फिजिक्स के कुछ चुनिंदा प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम, संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्ध्वाधर गति। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, जड़त्व का नियम किसको बोलते हैं? देखिए, कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि जो है उस पर हम कोई बाह्य बल जो है अप्लाई नहीं करें। अगर कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह वस्तु गतिशील अवस्था में ही रहेगी। इसी नियम को जो है हम लोग जड़त्व का नियम या जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये IAS प्री 1996 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? रीडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। व्यक्ति जो है अगर गहरी सांस लेता है तराजू पर तो उसका रीडिंग जो है बढ़ेगा, क्योंकि जो है फ्रेंड्स व्यक्ति जो है 1 लीटर अगर वायु जो है सांस में लेता है तो उसका देखिए वजन जो है आपका हो जाता है 1.225 ग्राम जो है इसका वजन होता है। तो इसका जो है वेट में जो है इसका चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसका डेंसिटी पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेंसिटी मींस घनत्व पर जो है आपका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का क्या कार्य सिद्धांत है? अपकेंद्रण, उत्क्रमण प्राशन, अपोहन, विसरण। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये दो बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। IAS प्री का और यूपी PCS का मेंस का 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। वॉशिंग मशीन का जो है कार्य सिद्धांत जो है ये आपका अपकेंद्रण पर जो है ये कार्य करता है। वह प्रतिक्रिया जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र के बाहर की ओर होती है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कपड़ा साफ करने का मशीन, दूध से मक्खन निकालने का मशीन आदि जो है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ये सब कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम लोग लगभग जो है 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा 19-20 हो सकता है, 50, 55, 60 तक जा सकता है। तो आप लोग जो है वेट कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे लगभग सभी भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका डिफरेंट किसी भी एग्जाम में जो है पूछा हुआ ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे परिचालन मशीन का कार्य प्रणाली सिद्धांत है। परिचालन मशीन का जो है कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? तो इसका देखिए ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अपकेंद्रीयकरण, अपोहन, प्रतिक्रम, प्रासरण और विसरण। तो इसका देखिए सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा, अपकेंद्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश नहीं है? कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है, वेक्टर नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विस्थापन, वेग, वल, आयतन। ये 45वीं बीपीएससी का पूछा हुआ पीटी का क्वेश्चन है 2001-2002 का। तो यहाँ पे देखिए सदिश अदिश किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसको व्यक्त करने के लिए जो है फ्रेंड्स केवल
परिमाण की आवश्यकता होती है, ओनली मैग्नीट्यूड का जो है रिक्वायरमेंट होता है, डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं होता है, दिशा की जो है कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो अतः यहाँ पे देखिए आपका बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि जो है ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। जबकि यहाँ पे देखिए आयतन जो है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन, वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, कौन सी एक सदिश राशि है आपको बताना। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग। संवेग जो है यहाँ पे आपका ये सदिश राशि है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन। आप लोग समझ गए होंगे सदिश और अदिश किसको बोलते हैं, सिर्फ वही यहाँ पे पूछ रहा कौन सदिश है कौन अदिश है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ का संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। ये 45वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को जो है हम लोग संवेग कहते हैं। मोमेंटम इक्वल टू होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको द्रव्यमान इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का गुणनफल है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इक्वल टू होता है एम ए। तो यहाँ पे देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन किस विकल्प में है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई होगी। क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, यदि किसी घन का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं जो है बोल रहा है समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई होगी। तो देखिए घन का आयतन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, घन का आयतन इक्वल टू फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, एल क्यू। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, 6l स्क्वायर। तो दोनों आपस में जो है इक्वल है। तो यहाँ देखिए एल क्यू एल स्क्वायर ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना, l इक्वल टू 6। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये IAS प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है 1997 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा संरक्षण किसको बोलते हैं। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं होता है, नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश हो सकता है। MPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2000 ईस्वी का। तो देखिए ऊर्जा जो है संरक्षण, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को जो है हम ना ही सृजन कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड का है ये क्वेश्चन, लोअर सब डिविजनल प्री का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा जो है केवल गतिज ऊर्जा को कैरी करता है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। बहती हुई ऊर्जा को जो है हम लोग गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियां को लगाया जाता है, जिनके द्वारा जो है गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से जो है हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, जिसको जनित्र बोलते हैं, जनरेटर को जनित्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। सही विकल्प इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का जो है सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है।
आप लोग जनरली देखे हुए होंगे, ट्रेन में अगर आप लोग सफर करते होंगे तो देखे होंगे, ट्रेन जैसे ही चलना शुरू कर देता है तो उसमें बैठा हुआ यात्री जो है उसका सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? देखिए यहाँ पे एक आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका सही विकल्प जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता का जड़त्व। यात्री जो है ट्रेन में एकाएक ट्रेन को जो है एकाएक चल देने से यात्री जो है पीछे की ओर गिर जाना जो है स्थिरता के जड़त्व की वजह से जो होता है। यात्री का जो है शरीर निचला हिस्सा जो है गाड़ी के संपर्क में होता है, जिसकी वजह से जो है गाड़ी जैसे ही चलना शुरू कर देता है तो निचला हिस्सा जो है आपका वो गतिशील हो जाता है। वहीं जो है ऊपरी हिस्सा जो है स्थिरता के जड़त्व के कारण जो है वो विरामावस्था में ही बना रहता है, जिसकी वजह से जो है यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और रीजन वाला है, एसेशन और रीजन। आप लोग यहाँ पे देखिए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। रीजन है, यदि किसी तंत्र पर कोई वायु बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन में पहले भी हम बताए हैं, ऑप्शन फिक्स रहता है। एसेशन और रीजन दोनों सही है, रीजन लेकिन जो है आपका ये एसेशन का सही स्पष्टीकरण है। सेकेंड विकल्प है यहाँ पे, एसेशन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो है आपका एसेशन का जो है सही जो है स्पष्टीकरण नहीं है। और थर्ड विकल्प जो है यहाँ पे, एसेशन सही है परंतु रीजन गलत है। और फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन है, एसेशन गलत है परंतु रीजन सही है। ये IAS प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो है सही आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका इसका सही हो जाएगा। एसेशन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो है एसेशन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए घर्षणहीन पृष्ठ पर जो है कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता, बिना घर्षण का जो बिना फ्रिक्शन का जो है कोई भी व्यक्ति जो है गति नहीं कर सकता है, क्योंकि जो है किसी भी प्रकार का गति करने के लिए जो है घर्षण जो है आपका बहुत ही आवश्यक चीज है। ठीक है, हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर जो है कोई भी व्यक्ति अगर सीटी बजाता है और अपनी गति में ला सकता है सीटी बजाकर, तो सीटी बजाने के लिए जो है व्यक्ति को जो है एक दिशा में हवा छोड़ना होगा, हवा छोड़ेगा जिसके वजह से जो है व्यक्ति जो है विपरीत दिशा में गति करने लगेगा। ठीक है, इधर से अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो इसका रिएक्शन जो है विपरीत दिशा में होगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन जो आपका हो जाएगा, ये आपका जो सही स्पष्टीकरण नहीं है, जो पूर्णतः आपका यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बर्फ जो है सड़क की सतह, बर्फ सड़क से जो है सख्त होती है, सड़क जो है बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 1994 का। इसका देखिए सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ पर जो है सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन जो है यहाँ पे कम होता है, जिसके वजह से जो है फ्रेंड्स सड़क की अपेक्षा जो है हमें बर्फ पर चलना जो है कठिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और बतलाइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन आप लोग यहाँ पे देखिए, भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। दूसरा देखिए यहाँ पे निष्कर्ष ऑप्शन बी में दिया गया है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत जो है अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद जो है घर्षण जो है वहां पे कम हो जाता है। ठीक है, यूपीपीसीएस का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, हम सभी न्यूमेरिकल को भी यहाँ पे सॉल्व करते हुए जाएंगे। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा। ठीक है, और नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी,
तो बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। आईएएस पीडी 1994 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे व्यक्ति का द्रव्यमान जो है आपका m है, ठीक है, और नाव का द्रव्यमान जो है आपका यहाँ पे n है। तो नाव प्लस व्यक्ति को कूदने में जो है पूर्व में संवेग कितना होगा, संवेग जो है 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। व्यक्ति को जो है कूदने के उपरांत दोनों का संवेग क्या होगा, तो दोनों का संवेग होगा आपका m1v1 प्लस n1v2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, m आपका दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए m इंटू v1 दिया हुआ है, v1 आपका है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 कर देंगे इक्वल माइनस, यहाँ पे देखिए, और नाव जो है पीछे की ओर खिसकता है तो माइनस हो जाएगा, और n इंटू 0. नाव का जो वेलोसिटी कितना हो जाता है 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो 0.5 लिख देंगे। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हम लोग जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू, n अपॉन m का वैल्यू आपका आ जाएगा 5/0.5। सॉल्व कीजिएगा इसको, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इसका वैल्यू 10। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 गुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, एक ट्रक और एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा जो है समान है, और यदि जो है समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः XYZ दूरी पर रुके, तो यहाँ पे बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यदि किन्हीं वस्तुओं की जो है गतिज ऊर्जा समान होती है और उस पर जो है अवरोधक बल लगाए जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका इसका इक्वेशन सही इक्वेशन हो जाएगा आपका x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, यहाँ पे इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ये सही हो जाएगा। आईएएस प्री 1996 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। देखिए दोनों वस्तुओं का सामान्य द्रव्यमान है, ठीक है, तो मास यहाँ पे जो है हम लोग सेम मान लेते हैं दोनों वस्तु का, और पहली वस्तु का जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का v1 है, ठीक है। आप लोग देखते जाइएगा कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। और दूसरी वस्तु का जो है वेलोसिटी यहाँ पे v2 है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है पहली वस्तु का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा k1 इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ना हाफ mv स्क्वायर, तो mv1 स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। और दूसरा का काइनेटिक एनर्जी k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू mv2 का स्क्वायर, ठीक है। और k1 k2 का रेशियो इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, k1 अपॉन k2 इक्वल टू, अगर हमको रेशियो लिखना रहेगा तो इसको लिख देंगे 1/2 m1 v1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 m1 v2 का स्क्वायर। मास क्योंकि यहाँ पे सेम है तो k1 अपॉन k2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए v1 अपॉन v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/3, तो 2:3 जिस विकल्प में होगा वो विकल्प आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिख रहा है 2:3, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के जो है 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है, आर रिएक्शन फोर्स लग रहा है, जबकि जो है कार सीधी समतल पर सड़क पर चलेगी, तो अगर पहिए में जो है फ्रंट व्हील में पूछ रहा है प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में जो है क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। यदि आर जो है अधिक होगा, यदि आर कम होगा, और यदि आर बराबर होगा, और यह सड़क के पदार्थ पर जो है निर्भर करेगा। आईएएस प्री का क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु का जो है घर्षण, गतिक घर्षण, डायनामिक फ्रिक्शन जो है अवलंब प्रतिक्रिया के जो है ये समानुपाती, तथा स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक घर्षण के जो है स्टैटिक घर्षण से जो है कम होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु का डायनामिक फ्रिक्शन अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्टैटिक फ्रिक्शन से जो है कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल से अंशतः भरा हुआ
तेल का टैंकर समतल सतह पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से एक प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। परवलयी वक्र का आकार लेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। समतल सतह पर जो है एक समान त्वरण से गति करने के कारण जो है टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से जो है इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पट्टियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इनमें से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यदि कोई गाड़ी जो है वांछित चाल से सापेक्ष तेज गति से चल रही है तो वह मोड़ पर जो है बाहर की ओर फिसलने लगती है। ठीक है, परंतु तब घर्षण बल जो है भीतर की ओर लगकर जो है उसे अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है और एक प्रकार तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर जो है वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पहियों पर जो है उलट जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। बाहरी पहियों पर जो है उलट जाएगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, त्वरण ज्ञात करने का जो है सही सूत्र कौन सा है। एक्सेलरेशन को अगर हमको फाइंड करना है तो उसका सही फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, v इक्वल टू जो है आपका होता है v इक्वल टू u प्लस AT होता है। ठीक है, तो AT इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v माइनस u लिख सकते हैं। तो A इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस u अपॉन t लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है ये है v माइनस यू अपॉन टी। v यहाँ पे हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स और a हो गया आपका एक्सेलरेशन और t टाइम हो गया। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो है ये गुप्तोत्तर कालीन जो है गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे और इन्होंने जो है ब्रह्म सिद्धांत का जो है रचना किया था और सर्वप्रथम जो है इन्होंने ही बताया था कि सभी वस्तुओं जो है एक दूसरे को जो है अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आईएएस प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया। गुरुत्वाकर्षण जो है फ्रेंड्स एक दूसरे को आकृष्ट करने की प्रवृत्ति है और सर आइजैक न्यूटन के जो है गति के नियम के अनुसार जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को जो है प्रतिपादन जो है सर आइजैक न्यूटन ने ही किए थे और न्यूटन ने जो है अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया था कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण जो है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है और कणों के बीच जो है करने वाले पारस्परिक आकर्षण को जो है हम लोग गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये एमपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। दो बार देखिए यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के जो है सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है न्यूटन सर के द्वारा किया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बताया गया था कि इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम जो है उन पिंडों के द्रव्यमान के जो है गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के जो है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो F इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए F जो है आपका ये फोर्स हो गया
और जी जो है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, जिसका वैल्यू जो है आपका हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल जी का यूनिट आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ देता है किसी किसी एग्जाम में। कैपिटल जी का यूनिट आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और m1 जो है यहाँ पे पहले पिंड का द्रव्यमान है और m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, और r जो है आपका ये दोनों पिंड के बीच का जो है डिस्टेंस, दूरी को जो है बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर लगने लगती है, और वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में जो है कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्री को जो है पेशीय क्षय और अस्थियों का घनत्व में जो है कमी का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से जो है फ्रेंड्स अस्थि का जो है घनत्व कम होने से जो है अस्थियां जो है कमजोर होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिवान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, अधिक गति से गतिवान होगा। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि, क्यों नहीं गिरती है पीसा की झुकी हुई मीनार? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, वह शीर्ष भाग में पतली टेपर हो गई है और वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र से जो है जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है तल से अंदर की ओर रहने की वजह से जो है पीसा की झुकी हुई मीनार जो है नहीं गिरती है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार जो है बताया गया है कि 2030 से लेकर 2050 के बीच जो है यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दुगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके द्वारा दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका दोगुना, अब जितना है उसका चार गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा भाग। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब जितना है उसका चौथा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, उसका भार में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को जो है समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ साथ जो है पृथ्वी पर पहुंचेंगे। आदर्श परिस्थितिकी के अनुसार जो है फ्रेंड्स वायु प्रतिरोध को जो है नग्न मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने पर लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे क्योंकि सब पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा। ठीक है, जी का वैल्यू जो है सभी पर जो है समान रूप से लगेगा, जिसके वजह से जो है सभी साथ साथ पृथ्वी पर गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। लकड़ी के गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेगी। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है 1992 का। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी के गेंद बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन है हवा वहां पे एब्सेंट होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हवा की उपस्थिति में जो है लोहा और
लकड़ी के समान भार के गेंद जो है समान ऊंचाई से गिराने पर जो है लोहे का गेंद पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी और लकड़ी का गेंद जो है बाद में पृथ्वी पर पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, जो कि आप लोगों के लिए फ्रेंड्स आने वाले एग्जाम के लिए ही भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बीपीएससी, जेपीएससी और यूपीपीएससी और बिहार एसआई मेंस और यूपी लेखापाल ग्रुप डी और एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए जो है ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। फ्रेंड्स आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो गेंद जो है ए और बी क्रमशः 10 केजी और 1 केजी की है। ठीक है, और उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से जो है एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमि पर ए पहले पहुंचेगी, भूमि पर बी पहले पहुंचेगी, भूमि पर दोनों ए बी साथ साथ पहुंचेगी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भूमि पर जो है दोनों ए बी जो है एक साथ पहुंचेगी। आप लोग यहाँ पे देखिए दो गेंद जो है ए और बी भूमि पर एक साथ पहुंचेगी, ऐसा इसलिए संभव होगा क्योंकि जो है दोनों को जो है समान ऊंचाई 20 मीटर की हाइट से जो है गिराया जाता है। यहाँ पे h इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी आपका यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है गति का समीकरण आपका क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो गया तो 2gh सिर्फ बचेगा, तो v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √2gh। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे √2gh में जो है आपका मास का कोई भी टर्म नहीं है, तो जिसके वजह से जो है दोनों जो है गेंद जो है समान वेग से भूमि पर जो है एक साथ गिरेगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेशन और रीजन। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, 1/6 रहता है, और कारण है चंद्रमा पर जो है पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बताया पहले भी कि ऑप्शन जो है एक ही ऑप्शन रहता है। यहाँ पे देखिए एसेशन और कारण जो है दोनों सही है, और रीजन जो है यहाँ पे एसेशन का जो है सही स्पष्टीकरण है। आप लोग इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है परंतु यहाँ पे इसका कारण जो है गलत है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, इसीलिए जो है चंद्रमा पर व्यक्ति का जो है भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होगा। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ पे कथन जो है आपका यहाँ पे सही है, परंतु यहाँ पे कारण जो है आपका ये रीजन जो है आपका ये सही जस्टिफिकेशन नहीं है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये बहुत ही समझिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विस्तृत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग इसको देखिएगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यूपीपीएससी का देखिए आप लोग यहाँ पे मेंस और प्री में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है किसी भी पिंड का भार। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है भूमध्य रेखा पर जो है सबसे कम होता है और ध्रुव पर जो है सबसे अधिक होता है। अधिक होने का कारण जो है फ्रेंड्स पिंड का भार जो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और पोल पर जो है ध्रुव पर जो है सर्वाधिक होता है। जी इज जो है मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल। आप लोग याद रख सकते हैं एक लाइन में, जी इज जो है मिनिमम एट इक्वेटर, जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विस्तृत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो मानव शरीर का भार जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है। ठीक है, ध्रुवों पर जो है अधिकतम होता है। ठीक है, जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है किसी पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है, किसी पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन में। किसी भी पिंड का जो है द्रव्यमान सदैव जो है कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान में जो है कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। उसका भार जो है दो चीजों पर निर्भर करता है, एक गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल फोर्स
और दूसरा जो है आपका पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विकल्प में जो है आपका दिया हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे हल्का और विरल माध्यम है। तो इसके अनुसार जो है फ्रेंड्स, विकल्प के अनुसार जो है यहाँ पे इसका सही आंसर जो है हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि इसका उत्क्षेप बल जो है सबसे कम होगा और पिंड पर जो है पिंड का भार जो है हाइड्रोजन में जो है सर्वाधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी और विस्थापन डी का विवरण किसमें सही दर्शित है। आप लोग यहाँ पे विकल्प देख सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको बताना है टाइम और डिस्प्लेसमेंट का विवरण गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी भी कण के मामले में। तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं फ्रेंड्स, विरामावस्था में गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का जो है S इक्वल टू आपका होता है यहाँ पे 1/2 GT²। ठीक है, और ये समीकरण आप लोग मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं देखे होंगे, आप लोग रिमेंबर कीजिए ये समीकरण कहाँ पे देखे थे, ये इक्वेशन 1/2 GT², ये आपका जो है आपका पाराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, 1/2 हाफ GT², ये पाराबोला का इक्वेशन है। तो यहाँ पे विकल्प में देखिए कौन सा इक्वेशन पाराबोला की तरह दिखता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा डी और टी के रेशियो में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये पाराबोला की तरह दिखता है। ठीक है, पाराबोलिक इक्वेशन ये होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे ये IAS प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, और थोड़ा टफ भी है, टफ मतलब ट्रिकी बोल सकते हैं, टफ तो नहीं है, ट्रिकी बोल सकते हैं। ठीक है, एक चिकना आनत क्षैतिज तल थीटा कोण पर आनत है जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। किसी पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ से नीचे दिए हुए फिसलता है, अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय है। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय, टाइम आपको फाइंड करना है। ठीक है, टाइम क्या होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कण चिकने आनत समतल है, तो यहाँ पे जी लेने के बजाय जो है हम लोग यहाँ पे लेंगे जी इक्वल टू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा यहाँ पे लेंगे। और इनिशियल वेलोसिटी देखिए यहाँ पे आपका 0 है, u इक्वल टू आपका 0 है, तो गति का समीकरण क्या होता है, s इक्वल टू होता है फ्रेंड्स ut प्लस हाफ GT²। ठीक है, और g इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जी साइन थीटा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये लेंथ इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये लेंथ इक्वल टू आपका L इक्वल टू आपका S, तो L इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2 जी साइन थीटा इंटू T²। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2L अपॉन जी साइन थीटा इक्वल टू T² लिख सकते हैं, तो T इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2L अपॉन जी साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे h अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे h है और हाइपोटेन्यूस यहाँ पे l है आपका, h अपॉन l लिख सकते हैं। तो l इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, h अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो l का वैल्यू जो हम लोग t के इक्वेशन में पुट कर देंगे। t का इक्वेशन क्या था, t का इक्वेशन था स्क्वायर रूट ऑफ 2L अपॉन जी साइन थीटा। ठीक है, और L का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था, L का वैल्यू आया था h अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा t इक्वल टू आ जाएगा फ्रेंड्स रूट अंडर 2h अपॉन जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, 1 अपॉन साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। देखिए किस ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आप लोग IAS प्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये IAS प्री 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड के बाद जो है उसका वेग पूछता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है आपका 3 सेकंड के बाद पूछ रहा है उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी आपका यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे रख दीजिए फॉर्मूला में, v इक्वल टू आपका हो जाएगा u प्लस ए टी, और v इनिशियल वेलोसिटी आपका, ये v आपका फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है 3 सेकंड के बाद, तो यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे देखिए a यहाँ पे 80, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है 9.8, 9.8 इंटू 3 सेकंड के बाद पूछ रहा है 3 कर दीजिए, तो आपका v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आईएएस प्री 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या में जो है 1% जो है कमी कर दी जाए, तो पृथ्वी के तल पर जो है जी का मान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका देखिए राइट आंसर, आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन का डायरेक्ट याद रखिए, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% जो है बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या में 1% का कमी कर दी जाए, तो जी का मान जो है पृथ्वी तल पर जो है जी का मान 2% जो है बढ़ जाएगा, 2% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनाशकारी भूकंप में गुरुत्व का कारण त्वरण होगा, गुरुत्व के कारण जो है एक्सेलरेशन कितना होगा? विनाशकारी भूकंप में जो है गुरुत्व के कारण जो है एक्सेलरेशन का मान जो है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है अधिक होगा, या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। आईएएस प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का जो है पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 केजी है और गुरुत्व जनित त्वरण जो है जीई का वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण का जो है मान g/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? चंद्रमा पर जो है वस्तु का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो देखिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान पर जो है गुरुत्वीय त्वरण में जो है परिवर्तन का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है ये आपका किसी वस्तु के द्रव्यमान पर जो है कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से जो है वस्तु के भार में भी जो है परिवर्तन होगा, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से जो है वस्तु के भार में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 केजी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है, भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य, और जब गुरुत्वाकर्षण घट जाता है निर्वात में स्थित, और उपरोक्त में से कोई नहीं। एमपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य होती है। भारहीनता जो है वह अवस्था होती है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल को जो है संतुलित कर दे, बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, हम जानते हैं कि पिंड का जो है भार W इक्वल टू क्या होता है? वेट इक्वल टू होता है M इंटू जी होता है। ठीक है, जहां M जो है आपका यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान है और G गुरुत्वीय त्वरण है। यदि ऊपर की ओर प्रक्षेपित वस्तु का त्वरण गुरुत्वाकर्षण को संतुलित कर दे, तो W इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा M इंटू G1 प्लस G2। तो यहाँ पे आपका M इंटू G1 और G आपका बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर लगेगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, रिजेक्शन, तो G माइनस हो जाएगा, तो G से G कैंसिल हो जाएगा आपका 0, तो M इंटू M1 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, भारहीनता इसी को बोलते हैं जब एक फोर्स जो है दूसरे फोर्स को बैलेंस कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है आपको। तो रेडियम का आविष्कार किसने किया था? रेडियम का आविष्कार जो है फ्रेंड्स आपका पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने जो है 1898 ईस्वी में किया था। रेडियम का आविष्कार पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में किया था, और पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया था, पेनिसिलिन का खोज। और एक्सरे का खोज जो है W के रोंटगेन जो है आपका ये खोज किए थे 1895 ईस्वी में एक्सरे का। ठीक है, और चेचक का खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है 1796 ईस्वी में किया गया था।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4,400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह के निकट का जो है किसी भी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सॉरी आप लोग यहाँ पे ऑप्शन एक बार देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष में जो है लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है घूमती है। तो इस गति को जो है अनुभव हम लोग क्यों नहीं करते हैं? तो देखिए, पृथ्वी जो है घूर्णन गति का अनुभव हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो है अपने अक्ष में जो है पृथ्वी की गति जो है अपेक्षाकृत जो है हमारी गति जो है पृथ्वी की गति की अपेक्षाकृत जो है हमारी गति जो है शून्य होती है, जिसके वजह से जो है हम लोग जो है पृथ्वी की गति का जो है अनुभव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका देखिए आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अब कम क्वेश्चन बचा है। ठीक है, आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और टॉप मोस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आईएएस जो है भारत का सबसे प्रीमियम एग्जाम होता है। ठीक है, उसी का पूछा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन अभी आ रहा है और यूपी पीसीएस का आ रहा है, बिहार का भी आएगा बहुत सारा क्वेश्चन, इसमें एमपी पीसीएस का क्वेश्चन भी बहुत सारा आया है। इसी तरह जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही है। तो आप लोग वीडियो में फ्रेंड्स लास्ट तक बने ही रहिएगा। आगे भी जो है फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन का आने का संभावना बहुत ही अधिक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और बिहार एसआई मेंस में भी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी ही दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है और इसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में जो है निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। यूपी पीसीएस का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका देखिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग के द्वारा जो है सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमिशन वो रिसीवर की सहायता से की जाती है और डॉपलर प्रभाव की मदद से जो है सुस्पष्टता से ट्रैकिंग करना जो है संभव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? अभिकेंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी या कोई अन्य बल? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्राभिमुखी बल। उपग्रह जो है अपने कक्ष में अभिकेंद्र बल के कारण जो है यहाँ पे पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। सॉरी, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। गुरुत्व चारों ओर से प्रबल है, विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कण पर निर्भर करता है, दुर्बल नाभिकीय बल
विघटन नाभिकता के कारण है और प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 आधारभूत बलों में से जो है गुरुत्वीय बल जो है सबसे क्षीण बल है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में से जो है प्रबलतम होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI करके टिक कर लीजिएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम पड़ेगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आ रही हो, सामान्य वेग से ऊपर की ओर जा रही हो, सामान्य वेग से नीचे की ओर आ रही हो। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से जो है ऊपर की ओर जा रही हो। देखिए यहाँ पे व्यक्ति का भार हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं m, और सॉरी व्यक्ति का जो है द्रव्यमान यहाँ पे m मान लेते हैं, और भार जो है हम लोग w मान लेते हैं, और लिफ्ट का जो है एक्सेलरेशन a मान लेते हैं। ठीक है, और लिफ्ट जो है व्यक्ति को जो है ऊपर की ओर लेके जा रहा है। ठीक है, तो व्यक्ति पर लगने वाला बल जो है यहाँ पे आपका गुरुत्व के कारण लगने वाला बल mg हो जाएगा, और लिफ्ट द्वारा ऊपर की दिशा में लगने वाला बल जो है आपका ma हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन के गति के दूसरा नियम से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं W माइनस mg इक्वल टू लिख सकते हैं ma। ठीक है, रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं W इक्वल टू m कॉमन आ जाएगा g प्लस a। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आपको यहाँ पे ये बताता है कि जो व्यक्ति को जो है लिफ्ट जो है ऊपर की ओर ले जा रहा है, और यहीं पर अगर निगेटिव साइन अगर आता, ठीक है, तो ये आपको ये बताता है कि व्यक्ति को जो है अपना बाहर में जो है यहाँ पे लिफ्ट जो है व्यक्ति को नीचे की ओर लेके आ रहा होता है। ठीक है, लिफ्ट द्वारा जो है त्वरित गति को जो है ऊपर की ओर ले जाने वाले व्यक्ति का भार जो है W के बढ़ने का आभास होगा, और इसके विपरीत जो है लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर गति करने से जो है व्यक्ति को जो है अपने भार में जो है कमी का आभास होगा। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर अगर लिफ्ट ले जाएगा व्यक्ति को तो भार का जो है अनुभव होगा। ठीक है, व्यक्ति का भार को जो है अनुभव होगा, और ऊपर से जो नीचे की ओर अगर लिफ्ट लाएगा व्यक्ति को जो है, तो वहां पे जो है भारहीनता का जो है भार में जो है कमी का अनुभव होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है, और टेम्परेचर तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है। 47th पीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 47वीं पीपीएससी का। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की जो है काला अवधि टाइम पीरियड जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। T इक्वल टू आपका होता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, 2π/L/g होता है। ठीक है, अतः लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी काला अवधि जो है टाइम पीरियड जो है उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। लोलक जो है घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। यूपीपीसीएस में देखिए 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बिहार पीसीएस में भी जो आ सकता है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सरल लोलक का जो है आवर्तकाल टाइम पीरियड इक्वल टू फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, 2π/√L/g होता है, जहाँ L जो है आपका ये लोलक की लंबाई है। गर्मियों में जो है लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण जो है उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, परिणामतः जो है लोलक घड़ियां जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है, और उस लड़की को जो है एकाएक खड़े हो जाने पर जो है उसका प्रदोलन काल जो है आवर्तकाल क्या होगा। एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में जो है झूला झूल रही है, और उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल क्या होगा, हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और परिवर्तित रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम हो जाएगा। लड़की झूले पर जो है बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की को जो है खड़े अगर हो जाती है अगर लड़की, तो उसका लोलक की प्रभावी लंबाई जो है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है उसका टाइम पीरियड आवर्तकाल जो है प्रदोलन आवर्तकाल जो है ये कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य लोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है
तो त्वरण शून्य होता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। इन कथनों में से जो है कौन से कथन जो है आपका यहाँ पे सही है ये बताना है। देखिए फ्रेंड्स, सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जो है जब अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है, सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जो है जब अपनी माध्य स्थिति से जो है गुजरता है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है और उसका त्वरण शून्य होता है और उसका वेग अधिक होता है और गतिज ऊर्जा जो है उसका अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा जो है शून्य होती है। ठीक है, आप लोग ये सब कंडीशन याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, जब पिंड जो है गति के अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका जो है त्वरण जो है अधिकतम होता है, एक्सेलरेशन अधिक होता है और उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल जो है अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल ऋतु में और वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीतकाल में। शीतकाल में इसका सही आंसर हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी जो है शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ जो है आवर्त पथ और आवर्त काल जो है घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ और आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी जो है ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लायन वेग, पृथ्वी का प्लायन वेग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है? तो इसका राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्लायन वेग किसको बोलते हैं। देखिए, एस्केप वेलोसिटी जो है वह वेलोसिटी होता है, वह न्यूनतम वेलोसिटी होता है जिससे किसी पिंड को जो है ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। प्लायन वेग जो है उस वेग को कहते हैं, वह न्यूनतम वेग होता है जिस वेग से जो है किसी भी पिंड को अगर हम पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर अगर भेज रहे हैं तो उस गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाता है, लेकिन जो है वह फिर दोबारा जो है वापस नहीं आता है। तो उस टाइप के वेलोसिटी को जो है हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो वैसे ही पृथ्वी का जो है प्लायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को जो है हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर पृथ्वी पर से फेंकेंगे तो वो दोबारा जो है वो पृथ्वी पर लौटने वाला नहीं है। ठीक है, इस टाइप के वेलोसिटी को जो हम लोग प्लायन वेग कहते हैं। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से जो है अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, आ गिरेगी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, वह फट जाएगी। तो इसका देखिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है और पृथ्वी का जो है प्लायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो है वेलोसिटी से कम है इसका वेलोसिटी, जिसकी वजह से जो है वह पृथ्वी पर आ धमकेगी, आ गिरेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का। पृथ्वी या पृथ्वी के निकट है या सूर्य से जो है प्रकाश प्राप्त करता है या पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इस पर गैस अणुओं का प्लायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। यूपीपीसीएस मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल जो है अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर जो है प्लायन वेग का मान जो है आप लोग याद रखिएगा, चंद्रमा पर जो है प्लायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और तथा धरती का जो है यहाँ पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अभी जस्ट हम लोगों ने बताया आपको। ठीक है, और चंद्रमा पर जो है प्लायन वेग का जो है गैस के अणुओं का वेग जो है ज्यादा होने के कारण जो है वहां से जो है प्लायन कर जाते हैं और इसी कारण से जो है फ्रेंड्स चंद्रमा पर जो है वायुमंडल जो है संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
फ्रेंड्स तो ये था हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसी टाइप का वीडियो कंटिन्यू देखना तो आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम रेगुलर जो है इसका वीडियो लेके आएंगे। अभी सामान्य विज्ञान फिजिक्स का, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो शुरू करेंगे और इसके बाद बायोलॉजी का घटना चक्र के बुक से ही। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको फ्रेंड्स आप लोग पूरा रट लीजिए। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में बिल्कुल छपेगा फ्रेंड्स, और छपने वाला है और इस बार भी छपा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। जय हिंद, जय